So after the implementation of 25% tariff on India, तो यूएस अभी और भी यहाँ पर कुछ इंडिकेशंस दे रहा है कि भैया और टैरिफ लगा सकते हैं। सो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे हमें न्यूज़ आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं जहां पर ये चीज़ बताई जा रही है कि कितना इम्पैक्ट यहाँ पर इंडिया के एक्सपोर्टर्स के ऊपर पड़ सकता है। जैसे जीटीआरआई की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो कह रहे हैं कि भैया 30% तक का इम्पैक्ट तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं इंडिया के एक्सपोर्ट जो कि यूएस में किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अब इंडियन प्रोडक्ट्स उतने कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे यूएस मार्केट में जैसे कि वो पहले देखने को मिलते थे। एंड जो पॉलिसीज यहां पर ट्रम्प भाई साहब फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, आर्म ट्विस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी उसका जवाब यहां पर दिया है कि भैया कितनी हिपोक्रेसी आप यहां पर रख सकते हैं कि एक तरफ यूरोपियन यूनियन भी रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, यूएस भी यहां पर रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, बट फिर भी इंडिया के ट्रेड को इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है और उस ऑब्जेक्टिफिकेशन के बाद कहा जा रहा है कि इंडिया अपना ट्रेड रशिया के साथ यहां पर रोक दे और अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को भी यहां पर कॉम्प्रोमाइज कर ले। और कहीं ना कहीं हमने पहले भी डिस्कस किया ही था कि जो एंड गोल है यहां पर इस तरीके की पॉलिसीज का वो यही है कि यूएस चाहता है अपना तेल बेचना। मार्केट में अगर कोई भी इंपैक्ट पड़ता है, प्राइसेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, इंक्रीज देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली भैया यूएस ऑलरेडी यहां पर टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है क्रूड ऑयल का, तो उसको यहां पर बेनिफिट मिलेगा, अच्छा अर्निंग्स यहां पर वो जनरेट करने की कोशिश करेगा, राइट। बट आफ्टर दिस रिप्लाई काफी हद तक ये चीज तो क्लियर हो चुकी कि इंडियन गवर्नमेंट भी अब यहां पर शांत नहीं बैठने वाली। वो हर एक तरीके के मेजर्स यहां पर लेना चाहेंगे इस चीज को अवॉइड करने के लिए। एंड अगेन मई का ही यहां पर आर्टिकल था कि जो रशिया के एक्सपोर्ट से टू द यूएस 1.5 टाइम्स यहां पर बढ़ गए थे मार्च 2025 में। सो डेफिनेटली उस प्रकार का ट्रेड रिलेशन दोनों देशों के बीच में है। बट बार बार इंडिया को हाईलाइट करने का मतलब सिर्फ यही है कि वो चाहते हैं कि इंडिया उसी तरीके से यहां पर बुली हो जाए जैसे कि बाकी देशों को यहां पर किया गया यूएस के द्वारा अपनी ट्रेड नेगोशिएशन में। जैसे जापान का एग्जांपल लेते हैं, जापान अपने राइस सेक्टर के लिए बहुत सेंसिटिव है, बट फिर भी भैया अपने मार्केट्स यहां पर ओपन कर दिए यूएस के राइस के लिए। सो दैट इज द पॉइंट। उनको लगा जापान यहां पर बुली हो गया तो इंडिया भी हो जाएगा, बट इंडिया ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। इंडिया ने अभी भी अपना वो फर्म स्टैंड यहां पर मेंटेन करके रखा है कि जी नहीं, हमारे लिए एग्रीकल्चर एक बहुत ही सेंसिटिव सेक्टर है और हम उसमें उस प्रकार की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज यहां पर फॉलो करेंगे ही करेंगे, अदरवाइज द होल स्टेक होल्डर्स ऑफ द एग्रीकल्चरल सिस्टम उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बट नाउ द पॉइंट इज कि डेफिनेटली नुकसान तो है ही है ना। अगर देखा जाए इन ट्रम्प टैरिफ्स का नुकसान तो है, हमारे लिए जरूरी इसलिए था भैया यूएस की मार्केट, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हम चीजें एक्सपोर्ट कर रहे थे अपनी यूएस में कर रहे थे, तो हम इतना इजीली तो उसको भी लेट गो नहीं कर सकते। हमें वो मोमेंटम बरकरार करके रखना है, हमें वो जिस फोर्स के साथ हम कोविड के बाद से यहां पर लगे हुए हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग हम यहां पर एंजॉय कर रहे हैं, उसे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो अगर हम इस शेयर को यहां पर खो देते हैं या इस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट कंपोनेंट को यहां पर खो देते हैं, सो डेफिनेटली जैसे हमने कल के सेशन में डिस्कस किया, हमें बाकी जगहों पर डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर देखा जाए और क्या स्टेप्स यहां पर लिए जा सकते हैं और किस तरीके की पॉलिसीज यहां पर लाई जा सकती हैं, तो थोड़ी सी अगर रिजेंबलेंस अगर देखें, मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल एग्जैक्ट कोविड वाली सिचुएशन है। कोविड में तो हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा है, हमें इस समय डर है स्लो डाउन से कि जीडीपी की अगर ग्रोथ यहां पर 6.5% बताई जा रही है, वो 6.1% या 6% यहां पर ना हो जाए, राइट। वो स्लो डाउन से हम खुद को अवॉइड करना चाहते हैं, बिकॉज हमारे 2047 के अलग टारगेट्स हमने सेट किए हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा कोविड का एग्जांपल यहां पर लूं कि कोविड के समय पर मेजर फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस यहां पर अनाउंस किए गए थे सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत, जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स को सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड किया गया था टू डिफरेंट मैकेनिज्म्स। लोन गारंटी की बात की गई थी, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए यहां पर इनिशिएटिव्स रन किए गए थे, क्रेडिट गारंटी की यहां पर बात रखी गई थी, राइट। एडिशनल सब्सिडी आपके फर्टिलाइजर्स के लिए दिया गया। माय सिंपल पॉइंट इज कि डिफरेंट इनिशिएटिव्स वहां पर लिए गए ताकि अगेन डिफरेंट सेक्टर्स को यहां पर कुशन प्रोवाइड किया जा सके किसी भी प्रकार के चेंजेस से, किसी प्रकार की फ्लक्चुएशन से। तो हालांकि अगर ऑब्जेक्टिव हम अभी देखें भारत सरकार का, हालांकि ये श्योर नहीं है, न्यूज आर्टिकल्स में ही हमने यहां पर पढ़ा है कि 20,000 करोड़ की एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के ऊपर भारत सरकार यहां पर काम कर रही है ताकि जो इंपैक्ट यहां पर यूएस के टैरिफ का इंडिया के एक्सपोर्ट के ऊपर पड़ेगा उसे मिटिगेट किया जा सके एंड ओवरऑल जो ग्लोबल ट्रेड है उसे यहां पर बूस्ट किया जा सके। बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग जो कि सिर्फ और सिर्फ यूएस के ट्रेड टैरिफ की वजह से हम यहां पर देख रहे हैं, इट इज बियॉन्ड दैट। बिकॉज
इन द ईयर 24-25, इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 24-25, अगर हम अपने मर्चेंडाइज गुड्स के एक्सपोर्ट्स की बात करें ना, और उसे देखें कितना ग्रोथ हुआ है पिछले साल से 2023-24 से, बहुत ही मार्जिनल सा इंक्रीज हमें देखने को मिला है। सो कहीं ना कहीं एक ऑल टुगेदर कॉम्प्रिहेंसिव फोकस वैसे भी हमें यहां पर चाहिए अपने गुड्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, बिकॉज वी नीड दैट काइंड ऑफ फॉरेन अर्निंग्स, ताकि हम अपने इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को इजीली फुलफिल कर सकें उन फॉरेन अर्निंग्स के माध्यम से, राइट। तो हालांकि इनिशिएटिव रखने की यहां पर बात की जा रही है, बट इट इज ऑल टुगेदर अ कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव आल्सो, राइट। बट बियॉन्ड दैट, क्या कोई ऐसे पॉलिसी स्टेप्स यहां पर लिए जा सकते हैं जिनके चलते, जो कि अगेन जिसमें ये पैसा भी यूज किया जा सके, जिसके चलते जो ये पूरा इंपैक्ट यहां पर पड़ सकता है इंडिया के एक्सपोर्ट्स के ऊपर, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, उस इंपैक्ट को यहां पर मिटिगेट किया जाए। तो आइए आज के सेशन में हम उन्हीं चीजों के बारे में थोड़ा बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो आगे बढ़ते हैं, बट उससे पहले एक बहुत सिंपल सा सवाल, राइट। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में आपने सुना है, इसमें से कौन सा एक ऐसा सेक्टर है जो कि उसमें कवर नहीं होता? चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड मोर ओवर वी आर बिल्डिंग दिस कम्युनिटी फॉर मेकिंग इकोनॉमी सब्जेक्ट क्वाइट ईजी फॉर यू, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत टेक्निकल लगता है। एंड अगर आपके कोई भी कंसर्न्स एंड डाउट्स हैं, दिस माय कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, आप डायरेक्टली मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू इन योर प्रिपरेशन। एंड स्टडी IQ किस तरीके से आपकी यहाँ पर सहायता कर रहा है, तो फॉर 2027 वी हैव दिस लॉन्ग टर्म बैच, राइट। अब लॉन्ग टर्म बैच में एक बहुत अच्छी चीज क्या रहती है कि हम इसमें शुरुआत बेसिक से करते हैं, एनसीईआरटी से करते हैं। और एनसीईआरटीज में भी ऐसा नहीं है ना कि भैया सारी एनसीईआरटीज 6 से 12 तक पढ़ दी, नहीं, रेलेवेंट एनसीईआरटीज के रेलेवेंट चैप्टर्स को हम यहाँ पर कवर करते हैं, ताकि अगेन एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। एंड 2027 में एग्जाम है, तो उसमें PRP इनिशिएटिव भी आपके लिए अवेलेबल है, कि इस बैच के जो भी टॉप 10% परफॉर्मर्स रहेंगे बिफोर द एग्जामिनेशन, 90 से 100 दिन पहले, यू विल बी कॉल्ड अपॉन। आपके लिए ऑफलाइन का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल रहेगा कि आप आइए हमारे साथ यहाँ पर आके तैयारी कीजिए, जिसमें आपकी कंप्लीट फूड एंड लॉजिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, बट सिर्फ और सिर्फ टॉप 10% परफॉर्मर्स के लिए। बाकी बैच के जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स रहेंगे उनके लिए सिमिलर प्रोग्राम ऑनलाइन वर्जन में भी वहां पर रहेगा, और इस केस में कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की आपको जरूरत नहीं है। एंड इफ यू क्लियर योर प्रॉब्लम्स, द कंप्लीट अमाउंट विल बी रिफंडेड बैक टू यू। तो योर मेंटरशिप, नोट्स, बुक्स, मतलब यू नेम इट वी हैव इट वाला सिस्टम है। आपको जो चाहिए वो यहाँ पर आपको सब कुछ मिल रहा है, राइट। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए इस कोर्स को, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। वेट मत कीजिए कि भैया हाँ जी 6 महीने बाद करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे। जितना प्रोक्रेस्टिनेट करोगे उतनी ही डिले वहां पर आपका आता जाएगा, और उतनी ही आपकी प्रिपरेशन में जो एक हम कहते हैं ना वीकनेस, वो वहां पर आती जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, ऑलराइट। सो यू कैन यूज दिस कोड ARG Life फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। सो नाउ द पॉइंट इज कि सिंस जो टैरिफ्स यहां पर लगाए गए हैं, अब भैया इंडिया के ऊपर 25 है, बाकी देशों के ऊपर रिलेटिवली कम है, तो जाहिर सी बात है अगर इंडिया की कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपए की है, बाकी देशों की भी 100 रुपए की है, तो इंडिया की भी 125 में वहां पर बिकेगी, यूरोपियन यूनियन की 115 रुपए में, यूके की 110 रुपए में, जापान की 115 रुपए। सो दैट इज अ सिंपल पॉइंट कि भैया कहीं ना कहीं इंडिया का जो प्रोडक्ट रहेगा वो महंगा हो जाएगा, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस वहां पर कम हो जाएगी। एंड बीइंग अ कंज्यूमर, अगर आप खुद भी अपने आप सोचें, अगर आपके सामने 4-5 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सभी की जो क्वालिटी ऑलमोस्ट मिलती जुलती है, और आपको देखने को मिल रहा है कि भैया कौन सा प्रोडक्ट आप वहां पर चूज करोगे, तो यू विल डेफिनेटली प्रेफर द चीपेस्ट वन ना। सिंपल लॉजिक। क्यों चाइना यहां पर ग्लोबल ट्रेड में इतनी अपनी हेजेमनी मेंटेन करके बैठा है? बिकॉज डिसेंट क्वालिटी का प्रोडक्ट बहुत सस्ते दाम पे वहां पर मार्केट में बेच पा रहा है, इसी वजह से ये चीज यहां पर पॉसिबल हो पाई है। अब इंडिया के केस में डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर यहां पर इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। सो कहीं ना कहीं फोकस किस चीज के ऊपर होना चाहिए? फोकस इस चीज के ऊपर होना चाहिए अब कि हमें एक तो पहली बात अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को यहां पर कम करना पड़ेगा, ताकि हम इन टैरिफ के इंपैक्ट्स को यहां पर मिटिगेट कर सकें, कि अगर हमारा 100 रुपए का प्रोडक्ट यहां पर बन रहा है, तो उसकी कॉस्ट यहां पर कम करके 90 रुपए की जा सके। अब वो चीज कैसे पॉसिबल है? जब हमारा पूरा प्रोडक्शन सिस्टम मॉडर्नाइज हो पाएगा। मॉडर्नाइजेशन करने के लिए भैया यहां पर डेफिनेटली सपोर्ट की जरूरत तो पड़ेगी। सो दैट इज द पॉइंट जो कि हम यहां पर डिस्कस करने जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या चीज पॉसिबल है। तो पहला तो आपका यहां पर कहा जा रहा है कि कॉस्ट शेयरिंग फ्रेमवर्क यहां पर क्रिएट किया जाता है गवर्नमेंट बैक, कि देखो जो भी टैरिफ शॉक यहां पर पड़ रहा है, तो उसमें कुछ टेम्पररी बर्डन शेयरिंग मैकेनिज्म यहां पर क्रिएट किया जाए एक्सपोर्टर्स और सरकार के बीच में। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यहां पर हाईलाइट किया गया है कि किसी भी इनिशिएटिव में आप ये मत कहिए कि भैया ये इनिशिएटिव अब चलता ही जाएगा। हर एक इनिशिएटिव का सनसेट क्लॉज बहुत स्ट्रिक्टली वहां पर इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि एक्सपोर्टर्स किसी भी तरीके से इस प्रकार के
फिस्कल स्टिमुलस के ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाएं, वो अपनी मॉडर्नाइजेशन के ऊपर यहां पर काम कर सकें। तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू हैव अ सनसेट क्लॉज ऑफ एटलीस्ट 1 to 3 years, ताकि भैया जो भी इंपैक्ट यहां पर पड़ रहा है उससे अब्सॉर्ब करके बाहर निकल के अपनी ओवरऑल ट्रेड परफॉर्मेंस को यहां पर एनहांस किया जा सके। बिकॉज एक्सपोर्टर्स बहुत ही थिन मार्जिन पर यहां पर काम करते हैं, और जो सडन 25% का यूएस टैरिफ का इंपैक्ट है, ये कहीं ना कहीं उनके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर एक मेजर इंपैक्ट क्रिएट करेगा। सो अगेन द ऑब्जेक्टिव शुड बी कि इनिशियली उनको थोड़ा सा कुशन प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए कुछ फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस यहां पर अनाउंस किए जा सकें। तो उसमें गवर्नमेंट बैक्ड कॉस्ट शेयरिंग फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट पीएलआई स्कीम के केस में अगर हम बात करें तो भैया 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की इंसेंटिव्स यहां पर भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए यहां पर प्रोवाइड किए हैं। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा सा और टारगेटेड यूज किया जा सके पीएलआई स्कीम का, कि एक्सपोर्ट सेगमेंट के लिए इस प्रकार के इंसेंटिव्स यहां पर प्रोवाइड किए जाएं। बट वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने के लिए अगर हम डायरेक्टली करेंगे तो भैया वो सब्सिडी काउंट कर दी जाएगी, और डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के हिसाब से तो भैया वो सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। तो उसको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम करने के बजाय आप इसे परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कर दो, कि अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, किसी की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो रही है, तो उसको भैया थोड़ा इंसेंटिव दिया जाए। वो इंसेंटिव हो सकता है भैया टैक्स इंसेंटिव वहां पर दी जाए। अब टैक्सेस के केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का नॉर्म क्या कहता है, ना ही सब्सिडीज ना ही टैक्सेस, दोनों का ही एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए। सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर आपने एक टी शर्ट बनाई है तो कोशिश करो भैया उस टी शर्ट पे ना ही सरकार कोई सब्सिडी लगाए और उस टी शर्ट में ना ही सरकार कोई टैक्स लगाए, उसकी जो भी कॉस्ट है वही यहां पर बाहर जाके बेची जाए, राइट। सो द पॉइंट इज कि वैसे ही पीएलआई स्कीम ने जिस तरीके का इंपैक्ट यहां पर क्रिएट किया है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में, खासकर जब हम लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो वैसा ही इंपैक्ट यहां पर टारगेटेड सेक्टर्स के ऊपर क्रिएट किया जाए जो कि खासकर एक्सपोर्ट्स के ऊपर यहां पर काम कर रहे हैं। एंड स्पेशली अगर यूएस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आपके रेडीमेड गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको यहां पर टारगेट किया जा सकता है। बिकॉज अगेन द पॉइंट इज, अगर वियतनाम यहां पर 15% का टैरिफ एंजॉय कर रहा है, इंडिया 25% का टैरिफ एंजॉय कर रहा है, तो जो 10% का एक गैप है उसको ब्रिज करने के लिए इंसेंटिव्स यहां पर दिए जा सकें। अगेन आई रिपीट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेप्लिकेटिंग द पीएलआई टुवर्ड्स दी सेक्टर्स है ना, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। बट आप डायरेक्टली अगर इंसेंटिव दे दोगे, सब्सिडी दे दोगे, तो वो दिक्कत आ जाएगी। इंसेंटिव आपका जैसे रॉ टैप स्कीम है ना, जहां पर आपकी ड्यूटीज और टैक्सेस रिमिट कर दी जाती हैं, तो वैसा इंसेंटिव यहां पर भी प्रोवाइड किया जाता है उन सेक्टर्स के लिए जिनकी प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रही है, और साथ के साथ उस प्रोडक्शन को मॉडर्नाइज भी यहां पर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज विदाउट मॉडर्नाइजिंग द प्रोडक्शन आप कोई एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी यहां पर क्रिएट नहीं कर रहे हो, लॉन्ग टर्म विजन यहां पर क्रिएट नहीं कर रहे हो। छोटे छोटे इंसेंटिव देना कि ऐसे चलो भैया अभी के लिए कुशन हो जाए, वैसा काम बिल्कुल भी करने की अब जरूरत नहीं है। हमें लॉन्ग टर्म विजन साथ लेकर चलना है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग में मॉडर्नाइजेशन आए, उसकी कॉस्ट को वहां पर कम किया जा सके, ताकि इस प्रकार के टैरिफ्स का इंपैक्ट वहां पर कम से कम पड़े, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्नाइजेशन, तो मॉडर्नाइजेशन के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक क्या है, क्या कंपनी जैसे उठ के एकदम से बोलेंगे कि आज मैं नई मशीन लगाऊंगा? अरे भैया नहीं, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत जानना पड़ता है, एक्सपेंशन करनी पड़ती है, पैसा खर्च करना पड़ता है। और पैसा क्या कंपनीज के पास रेडिली अवेलेबल है? जी नहीं, वो भी नहीं है। तो उस केस में इंटरेस्ट सबवेंशन मैकेनिज्म, जैसे कि हमने कोविड के समय पर देखा था, वैसा ही इंटरेस्ट सबवेंशन मैकेनिज्म दोबारा से यहां पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और कोविड के समय पर तो आपका भैया एक्सपोर्टर्स के लिए इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम भी वहां पर रखी गई थी। अगेन एमएसएमईज जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं उनको 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए। हालांकि उसके एक्सटेंशन के लिए बहुत ज्यादा डिमांड यहां पर की जा रही है। सो आई थिंक नाउ इज द गुड टाइम कि उसको फर्दर एक्सटेंड किया जाए, उसको नए तरीके से यहां पर लॉन्च किया जाए। इंटरेस्ट सबवेंशन का एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको यहां पर बता देता हूं। मान लीजिए रमेश का कोई एक्सपोर्ट का काम है, गारमेंट्स का एक्सपोर्ट का काम है, उन्हें अपनी जो मिल है उसको और मॉडर्नाइज करना है, उनको अब उधार चाहिए भैया, बैंक से जाके उधार ले लिया। बस अब जब उसको उधार ले रहे हैं तो उस केस में उनको पता लगा कि भैया इंटरेस्ट सबवेंशन यहां पर अवेलेबल है। उसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि भैया उनका उधार जो था वो 8% पर था जो इंटरेस्ट पे करना है, और उसमें से 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी अवेलेबल है। दैट मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ 5% का ही पे करेंगे, बाकी का जो 3% है वो सरकार द्वारा बैंक को पे किया जाएगा। तो एक इंटरेस्ट के तौर पर सब्सिडी यहां पर देने की बात की जा रही है, राइट, ताकि अगेन प्रोडक्शन में और इंक्रीज आए। बिकॉज ऑल इन ऑल बात यही की जा रही है कि भैया आपको मेक इन इंडिया को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। बिकॉज जब 2018 से चाइना और यूएस के बीच में भी ये चीज हुई, तो चाइना ने भी अपना मेक इन चाइना, मेड इन चाइना 2025 के मुहिम को और स्ट्रेंथन वहां पर किया और अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को और सिग्निफिकेंट तरीके से वहां पर बढ़ाया। बट अगेन आई रिपीट, द डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैन नॉट बी डन विदाउट मॉडर्नाइजेशन। हमें यहां पर इनोवेशन की बहुत सख्त आवश्यकता है, राइट। तो उसी चीज के लिए अगेन इस प्रकार के इनिशिएटिव्स वहां पर लिए जा सकते हैं, ताकि जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है उसको कम किया जा सके इन सभी
एमएसएमईज के लिए खासकर, बिकॉज एमएसएमईज बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स में। मोर देन 45% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स आर बेसिकली डन बाय द एमएसएमईज, सो व्हाई नॉट प्रोवाइड देम विद दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जहां पर वो अपनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग सब्सिक्वेंटली कम कर सकें। तो वही डिमांड यहां पर पहले भी रखी गई कि आपकी जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम थी उसको कम किया जा सके। एक्सपोर्टर्स के लिए ऑप्शन यहां पर रखा गया था, अगर उनको उधार चाहिए अपनी पेमेंट्स वगैरह करने के लिए तो भैया उस केस में इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रोविजन यहां पर उनके लिए रखा गया है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, वैसे ही कोविड के समय पर आपके आरबीआई के द्वारा लॉन्ग टर्म टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए थे, कि जहां पर बैंक्स को रेपो ऑपरेशंस के थ्रू पैसा दिया गया, ये बोल के कि भैया बैंक्स आगे जाके इस पैसे को डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करें, चाहे वो बॉन्ड्स के थ्रू करें या शेयर्स के थ्रू करें, राइट। नाउ द पॉइंट इज कि सिमिलर मैकेनिज्म अब दोबारा से भी रिपीट किया जाता है, नॉट एट दैट मच इंटेंसिटी, बट हाँ जो आपके सेक्टर्स यहां पर इंपैक्ट कर रहे हैं, खासकर एक्सपोर्ट वाले जो सेक्टर्स हैं, उनके लिए यहां पर बात की जा सकती है, राइट। ताकि अगेन इन पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए जो अभी इनको कैपिटल अवेलेबिलिटी चाहिए, और इनको चाहिए होगी, देखो यार अब क्योंकि ना एक बहुत अर्जेंसी आ चुकी है मार्केट में कि आपको अपने आप को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, इनोवेशन लानी पड़ेगी। तो कंपनीज के लिए इनोवेशन लाना इट इज नॉट एन इजी डील, it takes a lot of time, it takes a lot of capital also. So to provide that capital at a much more reasonable rates, अच्छे इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड करना, कहीं ना कहीं उस चीज के लिए हमें ऐसे बैंकिंग टूल्स को भी यूज करना पड़ेगा, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स को भी यहां पर यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही टूल कोविड के समय पर भी यूज किए गए थे, 3-3 साल के वहां पर उधार दिए गए थे बैंक्स को कि चलो आगे जाके तुम इन कंपनीज में इन्वेस्ट करो, ताकि उन कंपनीज के पास कैपिटल आ सके, वो खुद को बाउंस बैक कर सकें, किक स्टार्ट कर सकें। तो वही चीज की आवश्यकता शायद यहां पर भी पड़ सकती है, नॉट एट दैट स्केल, बट हाँ एक छोटे स्केल पर भी एटलीस्ट इंप्लीमेंट किया जाए, मॉनेटरी पॉलिसी भी यहां पर हेल्प करे, तो डेफिनेटली वो लिक्विडिटी के क्राइसिस हम यहां पर एड्रेस कर सकते हैं। एंड जो सबसे फिनोमिनल स्कीम हमने देखी, क्रेडिट गारंटी स्कीम, कि बहुत सारे एमएसएमईज ऐसे थे भैया कोविड के समय पर जिनके द्वारा खुद को बाउंस बैक करना बहुत मुश्किल था, बिकॉज ऑलरेडी उधार चल रहा है, अब नया उधार लेना कोई चीज गिरवी रखने के लिए नहीं है। उसी समय पर आपकी क्रेडिट गारंटी स्कीम यहां पर निकाली गई कि कोई बात नहीं, सरकार आपके बिहाफ पे क्रेडिट की गारंटी यहां पर ले लेगी, राइट। अब वही इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो कि अगेन कोविड में जिसने फिनोमिनल काम यहां पर किया, वैसे ही भैया यहां पर दोबारा से किया जाए, राइट। एक्सपोर्टर्स के लिए सिमिलर क्रेडिट बैकस्टॉप स्कीम यहां पर निकाली जाए ताकि उनकी भी गारंटी यहां पर कोई ले सके, राइट। क्योंकि उनको भी यहां पर अपना कैपिटल इन्फ्यूज करके खुद के सिस्टम को यहां पर बेहतर करना पड़ेगा। बैंक्स को एनकरेज किया जाए कि भैया ऐसे जितने भी आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको यहां पर लेंडिंग की जाए डिस्पाइट द टैरिफ रिस्क। अब कहीं ना कहीं, अब अगर आप खुद सोचो यार, आरबीआई यहां पर इतना बड़ा सरप्लस बनाता है, 2 लाख करोड़ से ऊपर का सरप्लस यहां पर जनरेट करता है, क्या करता है उसका, सरकार को ट्रांसफर कर देता है, राइट। भाई सरकार को ट्रांसफर करने के बजाय एक एडिशनल कैपिटल बफर यहां पर बना लें कि भैया कल को अगर बैंक्स को ऐसे रिस्की लोन्स देने के बाद कोई नुकसान होता है तो भैया उस कैपिटल बफर को वहां पर यूज किया जा सके। सिंपल सा पॉइंट मैं कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ ऐसे प्रोविजंस अब रखने पड़ेंगे, डायरेक्टली सारा पैसा सरकार को देना, उसके बजाय इनोवेटिव टूल्स यहां पर लाए जा सकते हैं ताकि उस पैसे को डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सके किसी ना किसी तरीके से। दैट इज द पॉइंट, तभी जाके हमें एक होलिस्टिक बेनिफिट यहां पर देखने को मिल सकता है, राइट। तो सिमिलरली अगेन उस प्रकार की क्रेडिट गारंटी मैकेनिज्म और एक्सपैंड किया जा सकता है, खासकर उन सेक्टर्स के ऊपर, उन एक्सपोर्टर्स के ऊपर जिनके ऊपर अभी करंटली इंपैक्ट पड़ रहा है। बट एक बहुत बड़ा डिलेमा भी है कि यहां पर हमें सिर्फ टारगेटेड सपोर्ट देना चाहिए या फिर सभी को सपोर्ट देना चाहिए। अब डिलेमा है तो उसका सोल्यूशन भी कुछ ना कुछ होना चाहिए कि हमें, मतलब जो यूएस जितने भी एक्सपोर्ट कर रहे थे अभी तक सेक्टर, सिर्फ उन्हीं को यहां पर सपोर्ट मिलना चाहिए ऐसे स्टेप्स का, कि उसके बियॉन्ड, क्या उसके बियॉन्ड सभी के लिए चीज रखनी चाहिए। देखो हमें वैसे भी अपना ओवरऑल एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो यहां पर बढ़ाना है, तो यहां पर कोशिश यही रहनी चाहिए कि इन द लॉन्गर टर्म वी शुड हैव दैट विजन कि हम सभी सेक्टर्स को ये सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड करें ताकि सभी सेक्टर्स अपनी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस यहां पर इंक्रीज कर सकें, एंड डाउन द लाइन जाके जो एक सबसे क्रूशियल ऑब्जेक्टिव है ऑफ डाइवर्सिफाइंग द एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो, उसे यहां पर किया जा सके, हम मल्टीपल मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स यहां पर बेच सकें। अगर ये अप्रोच फॉलो की जाती है तो हम एक तरीके से शॉर्ट टर्म क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर पाएंगे हमारे ऐसे जो नेसेसरी सेक्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल बीइंग वन ऑफ देम, राइट। एंड एट द सेम टाइम वी विल बी एबल टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म विजन प्लान जिसके थ्रू आने वाले समय में इंडिया भी अपना जो करंट अकाउंट है वो शायद सरप्लस में यहां पर देख पाए, है ना। बहुत लंबी सोच है, हम तब से कोशिश कर रहे हैं कि चलो कभी तो ऐसा हो, राइट। बट पॉइंट इज कि एक कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म की यहां पर जरूरत है। हम यहां पर अब कोई शॉर्ट टर्म सपोर्ट नहीं दे सकते, और एक बहुत क्रूशियल चीज यहां पर लानी आवश्यकता है कि कभी भी अगर कोई भी स्कीम यहां पर अगर निकाली जाती है, जैसे 20,000 करोड़ की स्कीम का एक टारगेट यहां पर रखा गया, अगेन स्पेकुलेशन है, सरकार ने अभी वहां पर निकालना है, सितंबर तक की एंटिसिपेशन यहां पर की जा रही है। माय पॉइंट इज क्वाइट सिंपल कि अगर उस प्रकार से इन स्टेप्स को अगर इंटीग्रेट किया जाता है, दोबारा से रिवैम्प किया जाता है, देयर हैज टू बी अ सनसेट क्लॉज
बिना सनसेट क्लॉज के भैया जो इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो भैया स्कीम के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भैया सरकार तो पैसा दे ही देगी, और वो खुद को मॉडर्नाइज नहीं कर पाते। देयर हैज टू बी अ सनसेट क्लॉज जो कि पहले से कम्युनिकेट कर दिया जाए कि इसके बाद आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, और उसी प्रकार से टेक्निकल सपोर्ट भी यहां पर दिया जाए इन सभी मैन्युफैक्चरर्स को, एक्सपोर्टर्स को, ताकि वो खुद को मॉडर्नाइज कर सकें। तो ये कुछ सजेशंस हैं, राइट, जो कि यहाँ पर फॉलो किया जाते हैं। लाइव मिंट का आर्टिकल था, उससे बहुत सारे आइडियाज यहाँ पर हमें भी मिले, एंड कोशिश यही की जा सकती है कि जैसे हमने कोविड में खुद को किक स्टार्ट किया है, अपने आप को बाउंस बैक किया है, सिमिलर चीज हम अभी भी कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएशन यहाँ पर जरूर हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।